Unacademy. Let's crack it. हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनअकैडमी। दिस इज संपदा सराफ। और हम लोग एमपीपीएससी मेंस 2020 का जो सिलेबस चेंज हुआ है उस सिलेबस के चेंजेस को डिस्कस कर रहे हैं। अप टिल नाउ वी हैव डिस्कस जीएस पेपर 1 एंड जीएस पेपर 2 ऑफ मेंस इंटायरली। आज के लेसन में हम जीएस पेपर 3 जो कि है साइंस एंड टेक्नोलॉजी, उसके यूनिट 1 to 5 को डिस्कस करेंगे। ओके, जैसा कि आपको पता है जीएस पेपर 3 जो है वो हमारा टोटल मतलब जीएस पेपर 3 टोटली डेडिकेट हो गया है साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाले पोर्शन को। सो इसमें हमारा टोटल 10 यूनिट्स है। जैसे बाकी दोनों जीएस पेपर में दो अलग अलग पार्ट्स में डिवाइडेड है, ठीक है, एक और वो दोनों पार्ट्स अलग अलग सब्जेक्ट्स है, लेकिन इसमें पूरा का पूरा पेपर 3 मतलब कि 300 मार्क्स आपके साइंस एंड टेक्नोलॉजी को दे दिए हैं। तो ये हमारा काफी मेजर चेंज है सिलेबस में, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के पोर्शन को बढ़ा दिया गया है। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस और decode units 1 to 5 in the syllabus. Tomorrow we are going to discuss units 6 to 10, right? अगर हम यूनिट्स की बात करें तो पहला पेपर है हमारा फिजिक्स का, पहला यूनिट है हमारा फिजिक्स का, सेकेंड यूनिट है केमिस्ट्री का, थर्ड यूनिट है टोटली बायोलॉजी का, फोर्थ यूनिट है कंप्यूटर का, फिफ्थ यूनिट है मैथ्स का। अभी तक 2019 में इनके सेपरेट यूनिट्स नहीं होते थे। ये सिर्फ आपका बेसिक साइंस के अंडर से अगर फर्स्ट लिखा है साइंस तो 1.1 हो जाता था आपका फिजिक्स, 1.2 हो जाता था केमिस्ट्री, 1.3 हो जाता था बायोलॉजी, ठीक है, फिर सेकेंड पॉइंट स्टार्ट हो जाता था कुछ और, ठीक है। तो ये बहुत ही छोटे में दिया गया था, इसका हमें मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन भी नहीं पता था कि इंपॉर्टेंस क्या है। अगर फिजिक्स पूछा जाएगा तो कितने मार्क्स का हम क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लेकिन अब हमें यहाँ पर क्लियरली पता है कि अगर हमने एक बार फिजिक्स का पोर्शन तैयार कर लिया तो हमारे 30 मार्क्स यहाँ पर पक्के हैं, ठीक है, 30 मार्क्स। एक चीज और ध्यान में रखिए, ये जो थर्ड पेपर है हमारा साइंस एंड टेक्नोलॉजी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी एक बहुत ही ऑब्जेक्टिव स्कोरिंग करने वाला पेपर होता है। इसका मतलब अगर आपने कोई चीज सही लिखी है तो आपको मार्क्स मिलेंगे, सही नहीं लिखी है तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। जिस तरह से हम 0 या 1 में चलते हैं डिजिटल नंबर्स या बाइनरी नंबर्स में कि या तो कोई चीज सही है या तो कोई चीज गलत है, ये उस तरह का पेपर है। तो अगर आपने कोई डेफिनेशन पूछी गई है, कोई मैथ्स का प्रॉब्लम पूछा गया है, अगर वो आपने सही किया तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, अगर आपने गलत किया आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो ये बहुत ही ऑब्जेक्टिवली स्कोर करने वाला पेपर है। इसमें आपके मार्क्स आप बहुत ही हाई तक खींच सकते हैं। आई थिंक 300 में से 200 प्लस पाना अगर आपने अच्छे से पेपर दिया है तो ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होना चाहिए। ओके, मतलब मेरे टाइम पर थर्ड पेपर में इकोनॉमी भी इंक्लूडेड रहता था, लेकिन उसमें भी मेरे 195 आउट ऑफ 300 आए थे थर्ड पेपर, जिसमें इकोनॉमी और साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंक्लूडेड रहता था। एंड दिस वाज द हाईएस्ट दैट ईयर। उस साल मतलब 2017 पीएससी में ये स्कोर हाईएस्ट था, ठीक है, थर्ड पेपर का। एंड मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं ये वाला जो पेपर का स्कोर था, इसके कारण मेरी जो फर्स्ट रैंक आई थी इस पेपर का बहुत ज्यादा योगदान था। क्योंकि अगर बाकी टॉपर्स के मार्क्स देखे जाएं तो सपोज इसमें किसी के 145 थे, किसी के 140 थे, ठीक है, आई थिंक 150 इस तक मैंने मार्क्स देखे हैं, 145-50 तक। तो मैं दूसरे टॉपर्स के कंपैरिजन में मेरे सीधे सीधे 40-50 नंबर्स इस पेपर में ज्यादा आ गए थे, ठीक है। उसके कारण मुझे लगता है दिस प्लेड अ लॉट ऑफ रोल। तो अगर आप इस ऑब्जेक्टिव नेचर वाले पेपर को आप अच्छे से कर लेंगे तो फिर आपके मार्क्स आप भी अच्छे खासे खींच सकते हैं। ओके, बट जल्दी से हम यहाँ पर फिजिक्स का पोर्शन डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, इसके लिए सोर्स रहेगा आपकी 8th, 9th और 10th क्लास की एनसीईआरटी, ठीक है। ये आपका बेसिक सोर्स रहेगा। अगर आप चाहें तो आप 6th और 7th की भी पढ़ सकते हैं, बट ये ऑप्शनल है। ये तो आपको 100% पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। और ये न्यू एनसीईआरटी है, कोई ओल्ड एनसीईआरटी कुछ नहीं है। ओल्ड एनसीईआरटी आपको पूरे के पूरे सिलेबस में ऑल ओवर ऑल द मेंस पेपर्स आपको सिर्फ ओल्ड एनसीईआरटी एंशिएंट और मेडिवल और मॉडर्न हिस्ट्री के लिए पढ़नी है। एंशिएंट, मेडिवल, मॉडर्न, इसकी ओल्ड एनसीईआरटी आप पढ़ना चाहें तो आप पढ़ सकते हैं। बाकी और किसी भी सब्जेक्ट में आपको ओल्ड एनसीईआरटी नहीं रेफर करनी है, ठीक है।
तो ये वाली बुक्स आपको पढ़नी है, इसमें आपको टॉपिक बाय टॉपिक पूरा का पूरा सिलेबस मिल जाएगा। ओके, पहला टॉपिक हम आ जाते हैं वर्क, पावर एंड एनर्जी। ये फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट टॉपिक है। इसके अंडर कुछ टॉपिक्स दिए गए हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स। इन सब में आपको इस बुक के अंडर जो भी दिया है, जितना भी कंटेंट दिया है उतना पूरा पढ़ना है। ओके, ग्रेविटेशनल फोर्स का जैसे डेफिनेशन क्या होता है, किन बॉडीज के बीच में लगता है, फॉर्मूला क्या होता है इसका, ठीक है, और भी जो भी निटी ग्रिटीज दी गई होंगी बुक में, आप ये बुक भी पढ़ेंगे, अगर इसके पीछे कुछ क्वेश्चंस दिए हैं आप वो भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, फ्रिक्शन, सब में आपको कोई भी क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स में भी आ सकता है, 5 मार्क्स में भी और 11 मार्क्स में भी। अब आपको ये बस देखना है कि आपका जो फर्स्ट यूनिट है फिजिक्स का, ठीक है, इसमें जितने टॉपिक्स हैं, जैसे इसमें ये हमारे 4, 5, 6, 7, 8 8 टॉपिक्स है। ठीक है, नंबरिंग थोड़ी सी यहाँ डिस्टर्ब हो गई है। 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है, ये 8 टॉपिक्स है। अब आपको बस इतना समझ में आना चाहिए कि इन 8 टॉपिक्स में से आपके टोटल 30 मार्क्स के क्वेश्चन आने हैं। तो इसी में से आप निकाल सकते हो कि कौन सा क्वेश्चन आपका 11 मार्क्स का आ सकता है, किस टॉपिक में से, किस तरह का। ओके, जैसे आपका मैग्नेट वाला आ सकता है, लाइट वाले क्वेश्चंस आ सकते हैं 15 के, और आपके इसमें से हर साइंस में तो आपको हर चीज में डेफिनेशन तो आपको पता ही होनी चाहिए, तो इसमें से किसी भी चीज की डेफिनेशन आ सकती है 3 मार्क्स में। ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, किससे मेजर होता है, कितना एक नॉर्मल प्रेशर होना चाहिए, ये सारी चीजें। और इनफैक्ट मैं आपको स्पेसिफिक टॉपिक्स नहीं बता रही हूँ, इसमें बुक में जो भी दिया है एनसीईआरटी में, आपको ये अच्छे से पढ़ना है। ओके, वर्क, इसकी डेफिनेशन वर्क कब कहते हैं कि किया जा रहा है, और जैसे आपने वर्क की डेफिनेशन लिखी, वर्क तब कहते हैं जब एक ऑब्जेक्ट थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट करता है। ठीक है, तो उसमें आप यहाँ पर एक डायग्राम भी आराम से यहाँ बना सकते हो। ओके, जैसे कि आपको साइंस में एक बात गार्ड बांध लो, जैसे मैंने आपको कहा था कि ज्योग्राफी वाले पेपर में आपको मैप्स बनाने हैं, वैसे आप ये बात याद रखो कि साइंस का कोई भी क्वेश्चन अगर आपने डायग्राम पॉसिबल है तो आपको बनाना है। ठीक है, ये बात आप बड़ा बड़ा कहीं पर लिख लो, जहां भी आपका साइंस का सिलेबस आपने रखा है, साइंस की बुक रखी है, ये चीज आप एकदम अपने मन में बिठा लो कि जहां भी जिस भी केस में जैसा भी डायग्राम पॉसिबल है आपको बनाना है। तो सपोज आपने यहाँ पर एक बॉक्स रख दिया, आपने यहाँ पर लिखा कि ये फोर्स अप्लाई हो रहा है, ठीक है, और इसने यहाँ पर एक डिस्टेंस कवर कर लिया है। ठीक है, इसको आपने नाम दे दिया डी। तो वर्क डन इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, और फिर इस इक्वेशन के नीचे आप ये भी लिखोगे W इक्वल्स टू वर्क डन, F इक्वल्स टू फोर्स, ब्रैकेट में यूनिट भी लिखोगे, और D इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट, यहां भी आप ब्रैकेट में यूनिट लिखोगे। ठीक है, तो यहां पर आप बोलोगे कि यहां पर वर्क डन हुआ है, जबकि आप ये बोलोगे कि अगर ये यहां पर है, हमने यहां फोर्स लगाया, लेकिन ये नो मूवमेंट या नो डिस्प्लेसमेंट, तो वर्क डन इक्वल्स टू 0। इस तरह से आप एक कंपैरिजन दे सकते हो कि वर्क डन कब कहते हैं और कब कहते हैं कि वर्क डन नहीं हुआ है, भले ही फोर्स अप्लाई किया गया हो। ठीक है, जैसे एक इसमें एग्जांपल आपको मिलेगा कुली वाला, अगर एक कुली अपने सर के ऊपर वेट लेकर के खड़ा है तो उसको वर्क डन नहीं कहेंगे, इवन दो उसकी एनर्जी यूज हो रही है, क्योंकि वहां पर डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ है। ठीक है, तो ये चीज यहाँ पर है, आपको ये ध्यान रखना है कि कभी भी आप डेफिनेशन वगैरह लिख रहे हो, आपको हमेशा उसका यूनिट लिखना है, और कहीं भी अगर आप एग्जाम्पल दे सको साइंस के क्वेश्चन में, ये करना है, और फिर डायग्राम। ये 3 चीज आपके साइंस का बेसिक रूल होना चाहिए। किसी भी क्वांटिटी का अगर आप यूनिट्स लिख सकते हो, एग्जाम्पल लिख सकते हो, और डायग्राम बना सकते हो। ठीक है, ये बड़ा बड़ा कहीं पर लिख लो। ओके, फिर आ जाते हैं यूनिट्स एंड मेजरमेंट, एग्जाम्पल्स फ्रॉम डेली लाइफ, ये भी चैप्टर दिया गया है आपकी बुक में। और अगर आपको कुछ भी नहीं मिलता है, अगेन यू नो द सोल्यूशन, यू हैव टू जस्ट
सर्च इट ऑन गूगल, ठीक है। स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, इसमें आपको कंसेप्ट्स भी पढ़ने हैं और यहाँ पर प्रॉब्लम्स भी पढ़नी है। प्रॉब्लम्स मतलब कि एक ट्रेन इतनी स्पीड से जा रही है, दूसरी ने इतनी देर में ओवरटेक कर लिया, ये वाले प्रॉब्लम्स भी आपको पढ़ लेने चाहिए कि अगर कोई बॉल इस फोर्स के साथ फेंकी गई तो फिर नीचे गिरते गिरते उसका एक्सेलरेशन कितना होगा। ये वाले प्रॉब्लम्स भी आप थोड़े से देख लीजिएगा। अगर आपको डिफिकल्टी आती है तो फिर आप सिर्फ और सिर्फ आपके एनसीईआरटी में जो दिया गया है आप सिर्फ उतना करिए, उसके अलावा आपको दूसरी लॉजिकल रीजनिंग है ये वाली बुक्स रिफर करने की जरूरत नहीं है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड ये सब नहीं करना है, आप सिर्फ आपकी एनसीईआरटी को फॉलो करेंगे प्रॉब्लम्स के लिए भी। और ये मैं बता रही हूँ वर्स्ट केस सिनेरियो में, मतलब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि क्वेश्चंस आएंगे ही आपके प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स, लेकिन बाय चांस अगर आ गया कि वेलोसिटी, मतलब अगर कोई ट्रेन इतना डिस्टेंस इतने टाइम में कवर करती है तो उसकी वेलोसिटी क्या है, ठीक है। तो ये तो सबसे बेसिक क्वेश्चन है, लेकिन 3 मार्क्स में आपका आ सकता है, आपका सिर्फ एक बेसिक फॉर्मूले की समझ टेस्ट करने के लिए। स्पीड और वेलोसिटी में डिफरेंस क्या होता है ये भी आप 3 मार्क्स के लिए प्रिपेयर करेंगे, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चंस आपको करने हैं। फिर आ जाते हैं हम साउंड पे। साउंड में भी जो आपका एनसीईआरटी में दिया आपको सब कुछ फॉलो करना है। आपको जितने डायग्राम एनसीईआरटी में दिए हैं हर डायग्राम आपको पता होना चाहिए। जैसे यहाँ पर आपके ईयर का स्ट्रक्चर भी आता है, ठीक है, कि ईयर में साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है, तो वो भी आपको यहाँ पर यू हैव टू स्टडी दैट, ठीक है। आपको ईयर का डायग्राम भी आना चाहिए, ओके। आपके एनसीईआरटी में जो दिया है आपको आना चाहिए। इसमें आपको डेफिनेशन पढ़नी है, साउंड एक्चुअली क्या होता क्या है, मीडियम ऑफ प्रोपोगेशन, ठीक है, ये वेव्स में ट्रैवल करता है, ये वेव्स की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होते हैं वो यहाँ पे टर्मिनोलॉजी एसोसिएटेड, कि ये जो होता है इसको, ये वाला जो मतलब अगर आपको डायग्राम पूरे पूरे जो दिया है आपको वो फॉलो करना है, ठीक है। सपोज आपकी ये एक्स एक्सिस है, ये आपकी वाई एक्सिस है, तो अगर ये हमारा साउंड ट्रैवल कर रहा है, ठीक है, तो हमारा ये हो जाता है, दिस इज योर एम्पलीट्यूड। आप कभी भी डायग्राम बनाओगे नीचे उसके एनोटेशंस, उसका क्या सिंबल का क्या मीनिंग है ये भी लिखना है, ठीक है। ए इज योर एम्पलीट्यूड, ठीक है। वेवलेंथ, वेवलेंथ इज दिस, एक क्रेस्ट से आप हर चीज को यहाँ पॉइंट भी बनाओगे, एक क्रेस्ट से दूसरे क्रेस्ट तक या एक ट्रफ से दूसरे ट्रफ तक जो डिस्टेंस होता है दैट इज योर एम्पलीट्यूड, सॉरी दैट इज योर वेवलेंथ, इट इज डिनोटेड बाय लैम्डा, ठीक है। और इसी का अगर उल्टा कर दो तो दैट इज योर फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी इज द नंबर ऑफ वेव्स पर सेकेंड, ठीक है। तो ये हो जाता है हमारा फ्रीक्वेंसी का ऑपोजिट। तो ये तीनों कंसेप्ट जो है ये आपको एनसीईआरटी से अच्छे से पढ़ने हैं। जो लोग नॉन साइंस बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स हैं आप लोग को थोड़ी सी डिफिकल्टी जा सकती है, लेकिन अगर देखो एनसीईआरटी तो सबने 10th तक पढ़ी ही है ना, चाहे आप किसी भी फील्ड के स्टूडेंट हो, तो आपको 10th तक की एनसीईआरटी कोई भी किसी भी बैकग्राउंड का स्टूडेंट हमारा अच्छे से फॉलो कर सकता है। अगर आपको डिफिकल्टी जा भी रही है तो आप बस किसी भी तरह इसको बाय हार्ट कर लो, अपने साइंस बैकग्राउंड के स्टूडेंट से आप मदद ले सकते हो, नहीं तो काफी सारे वीडियोस अवेलेबल हैं यूट्यूब पर, अनअकैडमी पर, आप उनको रिफर कर सकते हो, ठीक है। देन आता है हमारा इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी वाला पोर्शन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल सर्किट। अगेन इसमें जो भी एनसीईआरटी में दिया आपको वो पूरा पढ़ना है, इसमें आपको डायग्राम जरूर बनाने हैं, ओके। इसमें कुछ प्रॉब्लम्स भी आप जरूर देख लेना, है ना, जैसे कि और जो सिंबल्स वगैरह होते हैं ना, कि रेजिस्टेंस क्या होता है, ठीक है, और आपकी रेजिस्टिविटी क्या होती है, ये सारे जो है आपके आई, इन सब का फॉर्मूला वगैरह जो भी दिया गया है आप उसको जरूर यहाँ पर पढ़ लेना, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है। देन मैग्नेट, मैग्नेट की प्रॉपर्टीज, मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, आई थिंक ये क्वेश्चन आ भी चुका है, डोंट एग्जैक्टली रिमेम्बर, बट मैग्नेटिक फील्ड वगैरह। अब आपने अगर मैग्नेटिक फील्ड एक्सप्लेन कर मतलब पूछा गया आपसे 3 मार्क्स में, 3 मार्क्स में आप लिखो और यहाँ पर ये
जैसे आपने ये मैग्नेट बना दिया नॉर्थ पोल साउथ पोल, और आपने यहाँ पर फील्ड बना दी, ठीक है। तो जैसे ही आपने फील्ड अगर आपको एक्सप्लेन करना है, आपको तुरंत उसका डायग्राम बना देना है, चाहे कितने ही मार्क्स का क्वेश्चन हो। ये डायग्राम बनाने में कितना लगेगा, 5 सेकंड, हार्डली 10 सेकंड का समय लगेगा ये डायग्राम बनाने में। लेकिन ये डायग्राम आपको, आप मान लो आपको 1 नंबर एक्स्ट्रा देगा, 1 एक्स्ट्रा नंबर इन अ 3 मार्क क्वेश्चन देगा आपको ये नंबर। तो आप डायग्राम्स को तो मिस कर ही नहीं सकते हो, जहां पॉसिबल है वहां डायग्राम बनाओ। अपने आप को 5 बार बोलो, मैं साइंस के पेपर में डायग्राम बनाऊंगा, मैं साइंस के पेपर में डायग्राम बनाऊंगा। ओके, जस्ट रिमाइंड इट टू योरसेल्फ। फिर आ जाते हैं हम मैग्नेट की प्रेपरेशन, किस तरह से मैग्नेट बनते हैं, यूजेस ऑफ आर्टिफिशियल मैग्नेट। दिस विल क्वालिफाई फॉर अ 5 मार्क क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपका 5 नंबर में आराम से आ सकता है, ठीक है। देन आते हैं हम लाइट, लाइट का रिफ्लेक्शन, लाइट का रिफ्रैक्शन, मिरर्स, लेंसेस एंड इमेज फॉर्मेशन। इमेज फॉर्मेशन आप सबको याद होगा, हम लोग 9th क्लास में पढ़ते थे, ठीक है। एक इनफैक्ट मिरर्स और लेंसेस, इन दोनों में पहले तो इमेज फॉर्मेशन देखोगे आप, फिर आंख में इमेज फॉर्मेशन यहाँ पर आई भी आ जाएगी। ये मत सोचो कि यहाँ पर आई नहीं आ रही है, ठीक है। तो मिरर्स एंड लेंसेज पहले तो आपको पढ़ना है। एक इसमें आपको एनसीईआरटी में जो दिया आपको वो सब कुछ पढ़ना होगा, ठीक है। ओके, सेकेंड, ठीक है। हाँ, इसमें आपका एनसीईआरटी में जो भी दिया है आपको वो सब पढ़ना रहेगा। कॉनकेव मिरर, ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर, इन दोनों में डिफरेंस क्या होते हैं, इनका डिफरेंस आपका आ सकता है 3 मार्क्स में, ठीक। फिर इनमें इमेज फॉर्मेशन कैसे होती है, इमेज फॉर्मेशन के 5-6 वो होते हैं, केसेस होते हैं, ठीक है। ये प्रिंसिपल एक्सिस है मान लो, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ओके। तो अगर ऑब्जेक्ट यहाँ है तो ऐसा, यहाँ है तो ऐसा, तो यहाँ बनती है इमेज और ऐसा वैसा, ठीक है। तो इस तरह की जो इमेज फॉर्मेशन के 5-7 केसेस है, यू हैव टू स्टडी इट, पढ़ना है, ये छोड़ना नहीं है। और ये डिफिकल्ट नहीं है, हम सबने 10th क्लास तक ये चीज पढ़ी हुई है, दिस इज नथिंग न्यू। नहीं भी पढ़ी है तो एनसीईआरटी में पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा, कोई डिफिकल्ट नहीं है। और फिर उसके बाद उसके यूजेस क्या है, ठीक है। गाड़ी के, कार के हेडलाइट में कौन सा मिरर यूज होता है, शेविंग मिरर कौन सा होता है, गाड़ी के रेयर व्यू मिरर में कौन सा मिरर यूज होता है, ठीक है। हम सबने देखा है हमारी मतलब मोटरसाइकिल और आपके कार्स के मिरर में लिखा रहता है ऑब्जेक्ट्स इन द मिरर आर क्लोजर देन दे अपीयर। तो वो कौन सा मिरर होता है, वो होता है हमारा कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। कॉन्वेक्स मिरर थोड़ा सा बल्जिंग आउट रहता है, कॉनकेव मिरर नाम में ही केव है, ठीक है। नाम में क्या है, केव। केव कैसा होता है, अंदर, केव में डेप्थ होती है। तो आपका कॉनकेव मिरर मतलब कि उसमें अंदर होगा, मतलब यहाँ पे उसका जो स्ट्रक्चर होगा उसमें रिफ्लेक्टिंग साइड विल बी अ केव्ड साइड, ठीक है। तो इस तरह से आप याद कर सकते हो। मैं साइंस की स्टूडेंट रही हूँ इसलिए मुझे ये सब चीजें बताने में मजा आती है। तो इसलिए मैं ये चीजों को थोड़ा सा इलैबोरेट करके एक्सप्लेन करती हूँ। देन लेंसेज में भी सेम चीज, जो दिया एनसीईआरटी में सब पढ़ना है। इमेज फॉर्मेशन में आई, इसको आपको जरूर पढ़ना है, ठीक है। इसमें आपका कुछ कुछ कंसेप्ट और आएंगे कि रेनबो कैसे फॉर्म होता है, आपकी फॉग लाइट्स कैसे यूज होती है, ट्रेन की लाइट, ट्रेन के जो सिग्नल्स हैं, रेड सिग्नल, ग्रीन सिग्नल, ये इसी कलर के क्यों होते हैं। तो वो वाला भी पार्ट आपको पढ़ना है, वो आ जाता है आपका रिफ्रैक्शन में। ये सारे क्वेश्चन आपके आ जाते हैं रिफ्रैक्शन में। एनसीईआरटी में जो दिया है कंठस्थ करना है, ठीक है। फिर आते हैं हम हीट। हीट में टेम्परेचर को कैसे मेजर करते हैं, दोनों जो स्केल्स हैं हमारी, ठीक है। स्टैंडर्ड स्केल है केल्विन स्केल, फिर थर्मोमीटर्स, ठीक है, ये डिग्री सेल्सियस वाले और डिग्री फ़ारेनहाइट वाले, इनका
ट्रांसफॉर्मेशन मतलब इनका कन्वर्जन बिटवीन स्केल्स, कितना डिग्री सेल्सियस कितना डिग्री फ़ारेनहाइट होगा, इसका भी एक फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला भी आप जरूर देख लेना। ठीक, फिर आते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हीट। हीट एनर्जी किस तरह से दूसरी एनर्जी में ट्रांसफॉर्म होती है, और आपके हीट एनर्जी का ट्रांसमिशन कैसे होता है, कंडक्शन, कन्वेक्शन और कंडक्शन, कन्वेक्शन, तीसरा आई नॉट रेडिएशन, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन, ये 3 फॉर्म में हमारी हीट एनर्जी ट्रांसमिट होती है। ठीक है, देन आ जाते हैं हम तो ये हमने समझ लिया यूनिट 1 में इतने 8 टॉपिक्स हैं। इन 8 टॉपिक्स में आपको अच्छे से पढ़ना है, पूरी एनसीईआरटी को रट डालना है, पूरे डायग्राम्स को रट डालना है, और इसमें से आपके 30 मार्क्स में से बिलीव मी यू कैन स्कोर 28 मार्क्स ऑल्सो। ओके, और अगर एवरेज दिखा तो 25 तो आराम से मिल जाएंगे। वेरी गुड बार्गेन। ठीक, मैं चाहती हूँ आप लोग के मार्क्स मुझसे भी ज्यादा आए इस पेपर में, और आप लोग ये चीज कर सकते हो, इट इज नॉट अ डिफिकल्ट थिंग। फिर आते हैं हम केमिस्ट्री वाले यूनिट में। अगेन रेफरेंस बुक आपकी एनसीईआरटीज ही है। एलिमेंट क्या होता है, कंपाउंड क्या होता है, मिक्सचर क्या होता है, तीनों में डिफरेंसेस क्या होते हैं एक दूसरे से। ठीक है, फिर हाँ डेफिनेशन तो हो गई। केमिकल सिंबल्स, मेन जो एलिमेंट्स हैं उनके केमिकल सिंबल्स। केमिकल सिंबल जब हम लिखते हैं, मान लीजिए हम हीलियम लिख रहे हैं, तो हम यहाँ पर 2 लिखते हैं, ये इसका एटॉमिक नंबर होता है, यहाँ पर 4 लिखते हैं, इसका एटॉमिक मास होता है। ठीक है, अब इसी के आइसोटोप्स वगैरह भी होते हैं जिसमें एटॉमिक नंबर सेम रहता है, एटॉमिक मास चेंज हो जाता है, आइसोटोन्स होते हैं। ठीक है, ये सारी जो चीजें होती है ये आपको अच्छे से पढ़नी है, एनसीईआरटी में मिल जाएगी। जहां भी आपको एनसीईआरटी में लगे ये एक डेफिनेशन है, उसको आप अंडरलाइन कर लो, हाईलाइट कर लो कि ये 3 मार्क्स में हमारे यूज हो सकता है। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स, प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड्स, प्रॉपर्टीज ऑफ मिक्सचर एनसीईआरटी में मिल जाएगा, अवेलेबिलिटी ऑन अर्थ। ठीक है, देन आते हैं हम मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में जो दिया है आपके एनसीईआरटी में इस चैप्टर में आपको पूरा पढ़ना है। मेटल्स के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, मेटल्स के क्या यूजेस होते हैं, ठीक है, ये सब कुछ आपको पढ़ना है। फिर आते हैं हम पीरियोडिक टेबल पर। पीरियोडिक टेबल में बेसिकली आपको इम्पोर्टेंट मतलब इसके जो हाइलाइट्स हैं वो आपको पढ़ने हैं। आपको पूरा पीरियोडिक टेबल याद नहीं करना है, बट उसके फीचर्स याद करने हैं। एस ब्लॉक क्या होता है, पी ब्लॉक क्या होता है, डी ब्लॉक क्या होता है, एफ ब्लॉक क्या होता है। ठीक है, नोबल गैसेस क्या होती हैं, क्यों बोलते हैं इनको नोबल गैसेस, आपका सबसे एक्टिव या सबसे वो कंपाउंड कौन सा, वो एलिमेंट कौन सा है, सबसे नॉन एक्टिव एलिमेंट कौन सा है। ठीक है, और इसमें आपका ये सब हो गया। ठीक है, तो पीरियोडिक टेबल के मेन चीजें आपको मतलब फीचर्स पे आपको ज्यादा ध्यान देना है। अगर आप याद कर सकते हैं, वैसे याद करने का कोई सेंस नहीं है, फिर भी एक अगर आपको मोटा अंदाजा हो सकता है कि एस ब्लॉक में कौन से एलिमेंट्स आते हैं, पी ब्लॉक में कौन से आते हैं, तो आप एक बार थोड़ा सरसरा तौर पर देख सकते हो। वरना ये थोड़ा सा डिफिकल्ट पार्ट है, आपके पास टाइम रहे, पेशेंस रहे और हिम्मत रहे तभी आप उसको याद करना। बाकी आप सिर्फ यहाँ पर फीचर्स को अच्छे से पढ़िएगा, जरूर पढ़िएगा। ओके, पीरियोडिसिटी मतलब कि किस तरह से यहाँ पर अरेंज्ड है, किस बेसिस पर यहाँ पर इनको डिवाइड किया गया है और कैसे ये रिकर करते हैं। ओके, पीरियोडिक टेबल में ये हो गया। देन एटम, थर्ड जो टॉपिक है हमारा एटम। एटम में आपका एटम क्या होता है, किस बेसिस पे इसको डिफाइन करते हैं, कौन सी डेफिनेशन के अनुसार वो एटम होता है, किस मॉडल के अनुसार हम करते हैं। एटॉमिक स्ट्रक्चर में आपको हिस्ट्री भी पढ़नी है एटॉमिक स्ट्रक्चर्स की। ठीक है, कि आपका डाल्टन का मॉडल क्या था, इनका मॉडल क्या था, रदरफोर्ड का न्यूक्लियस मॉडल क्या था, ठीक है, किस तरह से डेवलप हुए हैं। तो ये सब आपको यहाँ पर जो भी एनसीईआरटी में दिया है आपको पढ़ना है। ये बात तो आप समझ ही चुके होंगे। वेलेंसी क्या होती है और मल्टीपल वेलेंसी जैसे एटम्स कैसे शो करते हैं, सब आपको एनसीईआरटी में मिल जाएगा। बॉन्डिंग, ठीक है, बॉन्डिंग मतलब कि कोवेलेंट बॉन्ड, दूसरा बॉन्ड मैं भूल गई हूँ। ठीक है, आइस
आई से होता है शायद, भूल गई हूँ मैं ठीक है, बॉन्ड पढ़ लेना, 2 टाइप के बॉन्ड्स होते हैं, न्यूक्लियर फ्यूजन एंड न्यूक्लियर फिजन, वेरी इंपॉर्टेंट। सन में क्या होता है, सन में न्यूक्लियर फ्यूजन से एनर्जी प्रोड्यूस होती है, सन में एलिमेंट कौन सा है, हीलियम है। तो न्यूक्लियर फ्यूजन और न्यूक्लियर फिजन आपको पढ़ना है, किस तरह से एटम डिवाइड होता है, ठीक है। सन में कैसे सन में नहीं, मतलब हीलियम का डिवीजन, और इसमें अगर आप जैसे जो न्यूक्लियर एनर्जी है, ये न्यूक्लियर एनर्जी वाला कंसेप्ट यहाँ पर आ जाता है, और न्यूक्लियर एनर्जी से कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो दोनों में से किस में ज्यादा एनर्जी निकलती है, फ्यूजन में ज्यादा एनर्जी निकलती है, और अभी तक हमारे पास फ्यूजन को कंट्रोल करने का कोई भी तरीका नहीं है, इसलिए फ्यूजन एनर्जी को हम यूज नहीं कर रहे हैं, फिजन एनर्जी यहाँ पर यूज होती है। जितनी भी हमारी न्यूक्लियर एनर्जी है, जो यूरेनियम का हो गया या उसका हो गया, ये सब फिजन एनर्जी है, ठीक है। तो आप एग्जाम्पल में यहाँ पर यूरेनियम वाला भी दे सकते हो, ठीक है। यूरेनियम के भी आइसोटोप्स वगैरह होते हैं, ये सब आपको पढ़ने हैं आइसोटोप्स, यहाँ पर आइसोटोप्स भी आ जाएंगे, ठीक है, वैलेंसी वाले पोर्शन में आइसोटोप्स आ जाएंगे। इसमें भी आपको डायग्राम बनाना है, जहां भी आप बना सकते हो, मान लो आप बॉन्ड शो कर रहे हो, है ना, तो आपका अगर हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड है, तो ये आपका हो गया वो जो सिंगल वाला बॉन्ड होता है वो हो गया, और आप कार्बन का शो कर रहे हो, तो ये कार्बन का ये हो गया आपका कोवेलेंट बॉन्ड। इस तरह से आपको बॉन्ड भी अगर कभी लिख रहे हो, आपको एग्जाम्पल के थ्रू शो करना है, ठीक। फिर आते हैं एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स, जो एनसीईआरटी में दिया है पढ़ लो, रट लो, उसके आगे कुछ नहीं पढ़ना है, ठीक। फिर इसमें यूजेस वगैरह दिए हैं अलग अलग एसिड्स के, अलग अलग सॉल्ट्स के, वो आप पढ़ लेना, और वो आपके 5 मार्क्स में आ सकते हैं। फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस जो दिया है बुक में पढ़ लो, केमिस्ट्री इन डेली लाइफ जो दिया है बुक में उतना पढ़ लो। इस इन्हीं 6 टॉपिक्स में आपके 30 मार्क्स बनेंगे। अब जब आप ये पढ़ोगे ना, आपको ये समझ में आएगा कि देखो एटॉमिक स्ट्रक्चर में, मान लो आपको पढ़ते पढ़ते दिखा कि ये एटॉमिक स्ट्रक्चर तो इस बुक में 2 पन्ने का दिया है, या एक पूरा पेज हमारे एटॉमिक स्ट्रक्चर से भरा है, इसमें हम डायग्राम भी बना सकते हैं। ये पक्का क्वेश्चन 200 वर्ड्स में 11 मार्क्स में आ सकता है, स्टार मार्क कर लो, 11 मार्क में ये क्वेश्चन आएगा, ठीक है। इस तरह से आपको समझना चाहिए कि कंटेंट कितना है किसी टॉपिक के अंडर, और वो टॉपिक फिर 11 मार्क्स में आएगा कि 5 मार्क्स में आएगा। थर्ड यूनिट है बायोलॉजी का, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड ऑर्गेनिक फार्मिंग। माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, अमीबा, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, ठीक है। ऑर्गेनिक फार्मिंग मतलब इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को यूज करते हुए हम किस तरह से जैविक खेती, मतलब रादर देन यूजिंग एक्सटर्नल पेस्टिसाइड्स, एक्सटर्नल मेन्योर, हम अपना जो देसी मेन्योर है उसी में इतने माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, कौन से होते हैं, उससे हम हमारी जैविक खेती यहाँ पे कर सकते हैं। सेल स्ट्रक्चर वेरी इंपॉर्टेंट आ चुका है, ये क्वेश्चंस आ चुके हैं, ठीक है। सेल स्ट्रक्चर, सेल के फंक्शन, सेल वाला चैप्टर ही आपको पूरा पढ़ना है बायोलॉजी का, ठीक है। एनिमल और प्लांट में क्लासिफिकेशन कैसे होता है, दोनों की सेल में डिफरेंस क्या होता है, ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है 6 मार्क्स में आई थिंक, राइट। न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, इनका जाइलम और फ्लोएम नाम के टिश्यूज होते हैं, वो टिश्यू का स्ट्रक्चर पढ़ना है आपको। जानवरों में कैसे होता है न्यूट्रिशन, ठीक है, ह्यूमन बीइंग्स में कैसे होता है, ठीक। देन बैलेंस डाइट क्या होती है, विटामिन क्या होते हैं, डेफिशिएंसी डिजीजेस क्या होती हैं, सब आपको मिल जाएगा, जो नहीं मिलेगा आपको गूगल करना है, ओके। ह्यूमन बॉडी पूरी पढ़नी है आपको अच्छे से, स्ट्रक्चर एंड फंक्शनिंग, जितने सिस्टम्स होते हैं हमारी बॉडी के, ठीक है, आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम, आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम, आपका नर्वस सिस्टम, आपका सर्कुलेटरी सिस्टम, आपको सारे सिस्टम्स पढ़ने डायग्राम के साथ, ठीक है। यहाँ पर आपको ये ह्यूमन बनाना है, बहुत अच्छे अच्छे डायग्राम दिए गए हैं एनसीईआरटी में, ठीक है। इस तरह से आपको यहाँ पर अगर आप स्टमक भी बना रहे हो, ठीक है, तो भी आपको यहाँ पर ये डायग्राम बनाना है, और फिर बताना है, मान लो आप ये, ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम बना रहे हो, तो ये पूरा बनाना है आपको। यहाँ पर आपका पेट हो गया, इस तरह से ऐसे ऐसे कुछ कुछ रहता है, मैं भूल चुकी हूँ, ठीक है। जो भी रहता है यहाँ पर एक बार देख लेना बुक में। ये आपकी इंटेस्टाइन हो गई, लार्ज इंटेस्टाइन, उसके अंदर आपकी ये हो गई स्मॉल इंटेस्टाइन, और ये, ठीक है, मतलब, और फिर इसमें आपको पूरे में मार्किंग करनी है। मार्किंग में आप ये चीज जरूर ध्यान रखिए, मार्किंग बहुत ही नीट एंड क्लीन होनी चाहिए। या आपने माउथ बनाया, या आपने ईसोफेगस बनाया, या आपने लिवर बनाया, या आपने स्टमक बनाया,
या आपने लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, रेक्टम, एनस, ठीक है। इनकी पूरे की मार्किंग आपको लाइन से करनी है और कोशिश करिए कि बोल्ड लेटर्स में करें। माउथ, ईसोफेगस, मतलब जितना नीट एंड क्लीन रखोगे उतना आपके लिए भी अच्छा है और जो एग्जामिनर चेक करने वाला है उसको भी समझ में आएगा कि बच्चे के थॉट ऑर्गेनाइज्ड हैं, ठीक है। तो ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। कोई भी डायग्राम आप बना रहे हैं कोशिश करिए कि हमेशा उसकी जो मार्किंग है एक स्ट्रेट लाइन में हो और बोल्ड लेटर्स में हो, कैपिटल लेटर्स में हो। हिंदी वाले सेम चीज को ध्यान रखेंगे, बस आपका ऑब्वियसली जो नेमिंग होगी वो हिंदी में होगी, परंतु नीट एंड क्लीन रखिए अपने डायग्राम्स को। ओके, देन रेस्पिरेशन जो दिया है, जो दिया है पूरा कंठस्थ करना है, पढ़ना है डायग्रामों के साथ, ठीक है। एल्वियोलाई क्या होता है, रेस्पिरेशन कैसे होता है, उसमें इक्वेशन कौन से यूज होते हैं, ठीक है। जो फोटोसिंथेसिस का उल्टा होता है रेस्पिरेशन, यहाँ पर एनर्जी यूज होती है, फोटोसिंथेसिस में एनर्जी बनती है। तो ये हो जाएगा आपका रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस में डिफरेंस क्या है वो भी आपको पढ़ना है 3 मार्क्स के लिए। ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स, रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स, हेल्थ एंड हाइजीन एंड डिजीजेस, सब पूरी की पूरी एनसीईआरटी छाप दी है बस सिलेबस में, ठीक है। अब ये आ जाते हैं हमारा नया चैप्टर। ओके, सो परीक्षा मंथन मैंने पढ़ी नहीं है, लेकिन मैंने 90% अभ्यर्थियों से सुना है कि ये एक अच्छी बुक है, आप इसको भी रेफर कर सकते हो। ओके, नहीं तो आपका और भी अगर कोई भी एनी कंप्यूटर बुक इन द मार्केट, बेसिक कंप्यूटर की बुक भी अगर आपको मिलती है, जैसे जो स्कूल में यूज होती है 8th 9th 10th के स्टूडेंट्स के लिए, आप वो वाली कंप्यूटर की बुक भी रेफर कर सकते हो। उसमें इन सभी डिवाइसेस की डेफिनेशंस, इनके यूजेस, इनकी फंक्शनिंग, इनके डायग्राम्स सब दिए रहते हैं, ठीक है। तो आप ये सब मिला जुला करके कुछ बुक्स यूज कर सकते हो। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर गूगल कर लेना। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर 5 मार्क्स में आ सकता है कि किस कारण से इसको बोला जाता है। जनरेशंस, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, मतलब हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, तो ये भी आपका 5 मार्क्स में आ सकता है, ठीक है। तो इनको आपको 5 मार्क्स के हिसाब से प्रिपेयर करना है। देन आ जाते हैं मेमोरी। मेमोरी में आपके बिट्स होते हैं, बाइट्स होते हैं, कितने बिट्स एक बाइट्स होते हैं, या आपके 3 मार्क्स में भी आ सकते हैं इस तरह के क्वेश्चन। आपको ये यूज करना है। परमानेंट मेमोरी, कैश मेमोरी, टाइप्स ऑफ मेमोरी, सारा चीज आपको पढ़ना है। मेमोरी के अंदर जो आता है आपको सब पढ़ना है, ठीक है। इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस पहले तो होते क्या है, फिर कितने प्रकार के, किस तरह से काम करते हैं। अगर आपको डायग्राम मिलते हैं आप डायग्राम्स भी बनाएंगे। स्टोरेज डिवाइसेस, ठीक है, फुल फॉर्म्स इनके क्या होते हैं, कब कब कौन कौन से यूज होते थे, सब आपको देखना है। सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम्स, विंडोज, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम किसको बोलते हैं, किस किस प्रकार के होते हैं, क्या क्या इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, ठीक है। देन यूजेस ऑफ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, इससे क्वेश्चंस आएंगे, आप मान करके चलो 3 मार्क्स और 5 मार्क्स, ठीक है। मोस्टली 3 मार्क्स कि एमएस एक्सेल का यूज किसमें होता है, ठीक है। वो एक सेल क्या होती है एमएस एक्सेल के अंदर, ठीक, रोज कॉलम्स, ये सब ये आपको देखना है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में। देन कंप्यूटर लैंग्वेजेस, ठीक है, कौन कौन सी होती है, जावा, सी, सी प्लस प्लस, टाइप्स, मतलब इसकी बाइनरी होती है आपकी। आपका मशीन लैंग्वेजेस कौन कौन सी टाइप की होती हैं, ठीक। ट्रांसलेटर्स, कंपाइलर्स, ये सब होते क्या है, इनके टाइप्स। ओके, ये सब आपको किसी भी बुक में मिल जाएगा, नहीं मिलेगा तो जस्ट गूगल इट, जो मिले उसके हिसाब से आप अपने छोटे छोटे नोट्स आप बना लेना। फिर इंटरनेट, ठीक, www क्या होता है, कहाँ से आया, कब आया, और अब वर्तमान में क्या किस तरह से, मतलब इंटरनेट का उपयोग, दुरुपयोग, ये सारे जो आपके ऐसे टाइप के क्वेश्चन होते हैं ना निबंधात्मक, उस तरह के क्वेश्चन के हिसाब से आप इनको कर सकते हो। ईमेल, ईमेल के पार्ट्स, ठीक है, डोमेन नेम क्या होता है, यूजर नेम क्या होता है, ये सारा चीज। सोशल मीडिया, अगर आपका 11 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा तो वो इन टॉपिक से आएगा, ठीक है, ये मान के चलो, क्योंकि ये आपके निबंधात्मक टॉपिक है, ये कंसेप्चुअल टॉपिक्स हो जाते हैं। सोशल मीडिया का के प्रकार, प्रभाव, दुष्प्रभाव, यूज, ठीक है, पॉजिटिव यूज, और किस तरह से इकोनॉमी में हेल्प कर रहा है, किस तरह से सोसाइटी को इन्फ्लुएंस कर रहा है। ओके,
फिर आ जाते हैं हम ई गवर्नेंस। ई गवर्नेंस की डेफिनेशन क्या है? ई गवर्नेंस मुख्य तौर पर गवर्नमेंट के द्वारा किस तरह से अपनी सभी योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए यूज किया जा रहा है, इसके क्या क्या यूजेस है। ये दोनों मुझे लगता है 11 मार्क्स के क्वेश्चन बन सकते हैं बहुत इजीली। ठीक, डिफरेंट यूजफुल पोर्टल साइट्स एंड वेब पेजेस, ये बहुत ही ओपन एंडेड टाइप का टॉपिक है। इसमें आपसे मतलब जो मुख्य तौर पर यूज होते हैं, जैसे आपका कई सारे वेबसाइट्स वगैरह हैं जो ज्यादा यूज होते हैं, विकीपीडिया हो गया, ये सारे जो हो गए ना, मतलब इनका मतलब इसमें आप पिन पॉइंट नहीं कर सकते हो क्या पूछा जाएगा। तो एक बेसिक बस आपको लिस्ट होनी चाहिए कि अच्छा मतलब, और ये आपका डेली यूज का रहेगा। अगर कोई ऐसी चीज आगे जो आप यूज करते हैं तो ठीक है, मुझे नहीं लगता इसकी हम प्रेपरेशन कर सकते हैं या ये कंटेंट कहीं हमें मिलेगा, क्योंकि यूजफुल किस चीज के लिए यूजफुल होगा ये भी तो डिफाइंड नहीं है। तो ये थोड़ा सा एक अनडिफाइंड पोर्शन मुझे लगा है इस सिलेबस का। तो इसमें आई थिंक वी विल हैव टू रिलाई ऑन आवर कॉमन सेंस। अगर कुछ पूछा जाता है तो ठीक है, बट मुझे लगता है इसकी पढ़ाई हम ऐसे सच नहीं से कर सकते हैं। देन आते हैं हम मैथ्स में। मैथ्स वाला पोर्शन कुछ स्टूडेंट्स के लिए डिफिकल्ट हो सकता है, बट इसका भी एक ही उपाय है, वो हमारी एनसीईआरटी। एनसीईआरटी में इन टॉपिक से रिलेटेड जो मिले आपको सारे क्वेश्चंस यहाँ पर सॉल्व करने हैं 9th और 10th की। ठीक है, हो सकता है 8th में भी कुछ हो। फिर इसमें आप नंबर्स एंड इट्स टाइप्स, इंटीजर्स क्या होते हैं, प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, रैशनल नंबर, इरैशनल नंबर्स, सबकी डेफिनेशन 3 मार्क्स के हिसाब से आपको पढ़नी है। मेथड्स ऑफ यूनिट मेजरमेंट, ठीक, जो भी आपका दिया हुआ है एनसीईआरटी में, जो आप गूगल करेंगे। इक्वेशंस एंड फैक्टर्स, मैथ्स वाले पोर्शन में जनरली आपका सॉल्व करने वाला पोर्शन रहेगा। ओके, प्रॉफिट एंड लॉस 5 मार्क्स क्वेश्चन पक्का है, ठीक है, श्योर है। 11 का भी आ सकता है, पर 5 मार्क का आएगा, लिख लो। परसेंटेज 3 मार्क्स या 5 मार्क्स का आएगा, या दोनों भी आ सकते हैं। सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट 11 मार्क्स का आ सकता है, या तो 5 मार्क्स का आएगा। ठीक, रेशियो प्रोपोर्शन, इसमें ना कुछ कुछ थ्योरी भी आ सकती है। हो सकता है आपसे बस फॉर्मूला लिखने बोल दें, हो सकता है आपसे बस फॉर्मूला लिखने बोल दें किसी चीज का, प्रॉफिट परसेंटेज का। ठीक है, तो आपको सारे फॉर्मूले पता होने चाहिए। आप कभी भी मैथ्स के पेपर में अगर फॉर्मूला लिख रहे हो, आप उसको बॉक्स के अंदर डालोगे। ठीक है, बॉक्स के अंदर डालोगे, कोई भी बीच में रिजल्ट आया आप उसको बॉक्स के अंदर डालोगे और फिर बाजू में लिखोगे ये आंसर है। ठीक, फिर और अगर आपकी इक्वेशंस बन रही है, आप इक्वेशंस को नंबर दोगे, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इस तरह से आप इक्वेशंस को नंबर दोगे। जो फाइनल इक्वेशंस है, मतलब जो आपको बाद में यूज होगी, जिनका आपको रेफरेंस करना है, या आप जब एनसीईआरटी पढ़ोगे, सॉल्व करने बैठोगे, तो आपको समझ में आ जाएगी। लेकिन ये चीज एसेंशियल नहीं है, ये सॉल्व करने में हेल्पफुल है, एसेंशियल है। आप आंसर पे बॉक्स बनाओगे, ठीक है, आप फॉर्मूले पे बॉक्स बनाओगे। रेशियो प्रोपोर्शन अगेन कैन कम इन 3 मार्क्स, कैन कम इन 5 मार्क्स। Statistics definitions will come in 3 marks, छोटे questions can come in 5 marks, लेकिन इस टॉपिक की बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी होती है कि ये आपका आ जाएगा 11 मार्क्स में। ठीक है, तो ये चीज पे आपको ध्यान रखना है। एक पॉइंट और आप लोग समझ लीजिए कि अगर मान लीजिए आपके पास ऑप्शन आता है 11 मार्क्स के क्वेश्चन में कि या तो एक बहुत बड़ा स्टैटिस्टिक्स का प्रॉब्लम सॉल्व कर लीजिए जिसमें पाई चार्ट बना है, परसेंट बने हैं, ये है वो है, या तो आप कुछ थ्योरेटिकल अटेम्प्ट कर लीजिए। ठीक है, तो हमेशा आप ये कोशिश करना आप थ्योरेटिकल अटेम्प्ट करो, क्योंकि थ्योरेटिकल अटेम्प्ट करने में आपके पास ये श्योरिटी है कि आप उसको इतने टाइम में खत्म कर लेंगे उस क्वेश्चन को, और दूसरी चीज आपको एक एवरेज नंबर ऑफ मार्क्स तो मिल ही जाएंगे। लेकिन अगर आपने एक बड़ा क्वेश्चन 11 मार्क्स का या 15 मार्क्स का, अगर 19 की बात करें, तो अगर आपने वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करना शुरू कर दिया, पहली चीज तो आपके पास कोई एंड नहीं रहेगा। कभी कभी ये वाले जो डेटा इंटरप्रिटेशन वाले क्वेश्चन होते हैं, इसमें आपको आधा घंटा लग जाता है, लेकिन आप आंसर तक पहुंच ही नहीं पाते हो, या आंसर पे पहुंच भी रहे हो तो आप श्योर नहीं हो कि आंसर सही है। अगर आंसर सही होगा तो फुल मार्क्स मिलेंगे, आंसर गलत होगा तो 0 आएगा। तो कम से कम अगर आप थ्योरेटिकल अटेम्प्ट कर रहे हो तो ये श्योरिटी तो है कि 11 में से भाई 5 नंबर 4 नंबर तो मिल जाएंगे, अगर बुरे से बुरा भी लिखा है तो। लेकिन अगर आपने पूरे गलत कर दिया तो 0 हो जाएगा। ये चीज मेरे साथ हो चुकी है। ठीक है, एक मैंने मतलब आई वाज अ मैथ्स साइंस स्टूडेंट, आई वाज वेरी कॉन्फिडेंट कि ये सब तो हम कर ही लेंगे, इसमें क्या लगना है,
एक रहता है ना फिर फालतू का ओवर कॉन्फिडेंस। तो आई स्टार्टेड सॉल्विंग वन ऑफ द क्वेश्चंस, नहीं हुआ वो सॉल्व। अजीब सा एक पाई डायग्राम था, इसमें 1.1%, इसमें 2.2%, ऐसा कुछ फालतू सा था। फालतू नहीं, मैं तो फालतू बोलूंगी क्योंकि मुझे बना नहीं था, लेकिन ऐसा था। और इसमें से इसका पार्ट कितना रहेगा, उसका पार्ट कितना रहेगा। अब हम सॉल्व करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, कुछ आ ही नहीं रहा है, अजीबोगरीब नंबर्स आ रहे हैं। फिर ऑलमोस्ट आधे घंटे बाद इधर पे ये भी लग रहा है टाइम जा रहा है। मैंने तो 15 नंबर वाले क्वेश्चन को 15 मिनट दिए थे, यहाँ तो आधा घंटा हो गया है। तो इधर दूसरी तरफ ये पसीने छूट रहे हैं। उसके बाद मैंने आधे घंटे बाद फाइनली इस पूरे को कैंसिल किया, क्रॉस किया, और मैंने फटाफट हमारा थ्योरेटिकल वाला आंसर लिखा। कुछ बायोडाइवर्सिटी, क्लाइमेट चेंज, ऐसे ही कुछ था। ठीक है, इजी सा क्वेश्चन था, लेकिन हमको था कि भाई हम मैथ सॉल्व करेंगे। तो आपको ऐसे अपने ना ईगो पे नहीं लेना है, उस पे नहीं लेना है कि हम तो कर ही लेंगे। जहां ऑप्शन है आप वहां वो छोड़ के इजी वाला ऑप्शन अपनाओ। ठीक है, ये आप पढ़ोगे स्टैटिस्टिक्स वाला पोर्शन, फिर है टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग, ये भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, नहीं मिलता है गूगल कर लेंगे। अब जल्दी से देख लेते हैं कि 2019 के साइंस एंड टेक के सिलेबस से क्या डिफरेंसेस थे। 2019 का अगर हम सिलेबस देखें साइंस का, इसमें जैसे मैंने कहा था 1.1 में दिया था फिजिक्स। फिजिक्स में पहला टॉपिक था मैटर, दूसरा था, ये मैटर यहाँ पे हट गया है ना, मैटर वाला क्वेश्चन नहीं है अभी। एलिमेंट्स, कंपाउंड्स, मिक्सचर्स, मेटल्स, ये सब है। कार्बोहाइड्रेट्स कंपाउंड हट गया है। ठीक है, मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स एटम्स में आ जाता है वैसे, एटम्स। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स, ये केमिकल रिएक्शंस हट गए हैं। एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट्स, ये पोर्शन है। फिर बायोलॉजी में ये सब कुछ है। टिश्यूज हट गए हैं। ठीक है, सेल है, ये ऑर्गेनिज्म, टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म हट गया है। लाइफ प्रोसेसेस, ये वही आ जाता है कि ह्यूमंस और उसके वर्किंग सिस्टम्स वगैरह, तो ये अभी भी है। मेटाबॉलिज्म, ये न्यूट्रिशन वगैरह वाले पोर्शन में आ जाता है। डाइजेस्टिव सिस्टम, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ये हमारा नर्वस सिस्टम में आ जाता है, ये भी आपको पढ़ना चाहिए। ओके, रिप्रोडक्शन है। हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन हट गया है, ये नहीं है अब हमारा। ठीक है, ये आपको नहीं पढ़ना है, याद रखिएगा। फिर ग्रेविटेशन है, मोशंस, मोशन ऐसा नहीं है, बट कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो मोशन भी आपको पढ़ लेना चाहिए। फोर्स है, लॉज ऑफ मोशन, ये नहीं बचा है, लेकिन मेरा ऐसा मानना है आपको ये पढ़ना चाहिए। वर्क एंड एनर्जी है, लाइट है, साउंड है, इलेक्ट्रिसिटी है, मैग्नेटिज्म है। ठीक है, तो बेसिकली अगर हम देखें तो मोशंस और लॉज ऑफ मोशन हटाया जा चुका है, लेकिन बहुत ही छोटा टॉपिक है। अगर आप पढ़ सकते हो आप पढ़ लीजिएगा, उसमें कोई लॉस नहीं है, कहीं ना कहीं हमारे रेफरेंस में काम आएगा। और अगर आप लॉस ऑफ मोशन और ये नहीं पढ़ोगे तो आपका फिजिक्स वाला क्वेश्चन कंप्लीट नहीं रहेगा। आप फोर्स को प्रॉपर्ली डिफाइन नहीं कर पाओगे जब तक आपने मोशन नहीं पढ़ा है। आप वर्क को डिफाइन नहीं कर पाओगे जब तक आपने लॉस ऑफ मोशन नहीं पढ़े हैं। तो आपको ये पढ़ लेना चाहिए। ओके, और फिर हम आ जाते हैं मैथ्स वाले पोर्शन में। तो मैथ्स के पोर्शन का नाम था रीजनिंग एंड डेटा इंटरप्रिटेशन। तो बेसिक न्यूमेरेसी एंड स्टैटिस्टिक्स ये तो है हमारा, प्रोबेबिलिटी है हमारा, ये हमारा नहीं है। जो मैं बोल रही हूँ ना 15 मार्क्स का क्वेश्चन आ गया था, चार्ट, ग्राफ, टेबल, डेटा सफिशिएंसी, इसी टॉपिक से आया था क्वेश्चन, और मुझसे मेरा उसने इतना सारा टाइम ले लिया था। ठीक है, देन आ जाते हैं हम रेशियो एंड प्रोपोर्शन है, यूनिटरी मेथड, ये बेसिक प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स है। ठीक है, अगर पांच चॉकलेट 10 बच्चों में बांटनी है तो कैसे बांटेंगे, कितनी कितनी जाएगी, वो आपका हो जाता है यूनिटरी मेथड। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस है, परसेंटेज है, डिस्काउंट हट गया है, इंटरेस्ट है। मेंसुरेशन नहीं है, मेंसुरेशन हट गया है। ठीक है, मेंसुरेशन हट गया है, लॉजिकल रीजनिंग हट गई है। तो मैथ्स का क्वेश्चन आपका प्योर मैथ्स टाइप का कर दिया, इसमें लॉजिकल रीजनिंग हटा दी गई है। ठीक है, अब मैं बहुत जल्दी से एक बार डाउट क्लियरेंस कर देती हूँ जो मेरे लास्ट वीडियो पर आए थे। डाउट क्लियरेंस पे उन टॉपिक्स करती हूँ जो आप मेरे इसके प्रीवियस वीडियो पे जो नॉर्मल कमेंट्स हैं, लाइव चैट में नहीं, नॉर्मल कमेंट्स में आप भेजते हैं। ठीक है, मैंने नोट्स कैसे बनाए आप एक बार अनअकैडमी पे मेरा पुराना नोट्स वाला वीडियो देख लीजिए। ठीक है, देन है हमारा, अगर हम सीरियल वाइज क्वेश्चंस लिखते हैं और अगर किसी क्वेश्चन के लिए स्पेस छोड़ देते हैं और बाद में अगर वो क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो उस स्पेस का क्या करना है।
वेरी वैलिड डाउट। देखिए स्पेस छोड़ना कोई मतलब कुछ बुरा नहीं है। मान लीजिए आपने 11 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए 2 पेज छोड़ दिए हैं और बाद में आपको नहीं बन रहा है, तो आप अगर ऐसा लिख पा रहे हो कि कुछ लिख सको 50 वर्ड्स में, 100 वर्ड्स में, तो आप लिख लो। अगर आप उतना भी नहीं लिख पा रहे हो तो मेक श्योर कि आप उस पेज पे एक स्लैंट लाइन मार दो, क्रॉस मार दो और लिख दो PTO, प्लीज टर्न ओवर। जो इंग्लिश में लिखते हैं, हिंदी में कृपया पृष्ठ पलटे। ठीक है, ताकि ये ना हो कि एग्जामिनर ने देखा उसको लगे, ऐसा ना उसको लगे कि यहाँ तो पेपर खत्म ही हो गया, या उसको ऑकवर्ड ना लगे। तो स्पेस सिर्फ ब्लैंक मत छोड़िए, कुछ लिख पा रहे हैं तो लिख दीजिए, नहीं तो क्रॉस मार दीजिए। अगर उस 2 पेज में आपने आधा पेज लिखा है तो बाकी 1 पेज को क्रॉस मार दीजिए। ठीक है, तो ऐसा कोई लॉस नहीं है कि मार्किंग पे कोई इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, देन हम आ जाते हैं, अगर 5 मार्क्स में लिखा है कि 5-6 लाइन लिखनी है और उसमें हम डायग्राम बना देते हैं, तो ये क्या 5-6 लाइन को कवर करता है? नहीं, आपका डायग्राम इज डिफरेंट फ्रॉम योर थ्योरी। आपकी थ्योरी अलग होती है, आपका डायग्राम अलग होता है। आपकी थ्योरी होनी चाहिए 50 शब्दों की, आपका डायग्राम विल बी डिफरेंट फ्रॉम दैट। ठीक है, अगर प्रिपरेशन करना अभी स्टार्ट किए तो कितना टाइम लगेगा सिलेबस खत्म होने में? अगर डेडिकेटेड स्टडी की जाए, नेक्स्ट एग्जाम से पहले हो जाएगा ना सिलेबस कंप्लीट। आपको देखिए, अगर आप तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं, आई थिंक आपको 6 से 8 महीने लगते हैं आपका सिलेबस एक बार पूरा खत्म करने में। ठीक है, तो आप 6 महीने 6 से 8 महीने आप मान लीजिए आपको लगेंगे मेंस का पूरा सिलेबस कंप्लीट करने में। उसमें आपका प्री भी कवर हो जाएगा, तो इतना टाइम आप मान सकते हैं, अगले एग्जाम के पहले आपका हो जाएगा। ठीक है, अभी मई चल रहा है, आप दिसंबर तक इस स्थिति में होंगे कि आप प्रीलिम्स में तो आसानी से अपियर हो सकते हैं। घटना चक्र ऑनलाइन मिलना मुश्किल है, हो सकता है कुछ टेलीग्राम चैनल्स ऐसे हों जो कि इसको आपको PDF प्रोवाइड कर देते हूँ, लेकिन अदरवाइज घटना चक्र जितना मैंने देखा है ये बुक शॉप्स पर ही अवेलेबल होती है। ओल्ड NCERT आपके पास अवेलेबल है ज्योग्राफी, इकोनॉमी और पॉलिटी की। आपको देखिए ज्योग्राफी और इन सब्जेक्ट्स के लिए आप न्यू NCERT ही रेफर कीजिए। ज्योग्राफी की ओल्ड NCERT ठीक है, लेकिन आई वुड से आप न्यू करेंगे तो आई फाइंड इट बेटर, है ना। इकोनॉमिक्स कवर करने के लिए 11th 12th की NCERT और रमेश सिंह इज सफिशिएंट। संजीव वर्मा भी आप पढ़ सकते हो, मृणाल के लेक्चर्स आप उसको सप्लीमेंट करने के लिए, अंडरस्टैंडिंग बनाने के लिए आप मृणाल के लेक्चर्स पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अदरवाइज 11th 12th और रमेश सिंह पर्याप्त है। मैम राइटिंग कहाँ तक अच्छी होनी चाहिए? मतलब स्पीड में राइटिंग अच्छी नहीं निकलती, इसलिए मैम राइटिंग आपकी इतनी बस होनी चाहिए कि पढ़ने में आ जाए। ठीक है, अगर हड़प्पा लिखा है तो वो हड़प्पा समझ में आए, वो मोहनजोदाड़ो ना लगे, इतनी आपकी राइटिंग होनी चाहिए। राइटिंग से देखो, अच्छी राइटिंग का तो कभी कोई नुकसान होता नहीं है, लेकिन बुरी राइटिंग का भी कोई नुकसान नहीं है जब तक सामने वाला उसे पढ़ सके। दृष्टि IAS के नोट्स मैंने सुना है अच्छे हैं, आप उसको रेफरेंस के लिए रख सकते हो। मैंने खुद रेफर कभी, मतलब मैंने कभी देखे नहीं है उन नोट्स को, बट दृष्टि IAS एक रेप्यूटेड कोचिंग है, तो मे बी आई डू नॉट नो वो नोट्स कैसे हैं। कभी मुझे देखने को मिलेंगे तो इसके बारे में रिव्यू आप लोग को बता दूंगी। ठीक है, तो ये मेरे लास्ट वीडियो पे ये डाउट्स आए थे।